क्या पाकिस्तान में सच में लोकतंत्र है या यह केवल सेना के हाथों की कठपुतली है? क्या जनता की आवाज सुनी जाती है या सेना का डंडा सब पर भारी है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में सेना का राज लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद देश को एक स्थिर और प्रभावी सरकार की जरूरत थी, लेकिन शुरुआती वर्षों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की कमी महसूस की गई। इस दौरान सेना को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में देखा गया जो देश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकता था। 1958 में पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ जब जनरल अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को हटा दिया और खुद को देश का प्रमुख घोषित किया। अयूब खान का यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ क्योंकि यह पहला अवसर था जब सेना ने सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप किया और सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अयूब खान ने सत्ता में आने के बाद संविधान को निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। उन्होंने एक नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत की जिसमें राष्ट्रपति पद को मजबूत किया गया और परोक्ष चुनावों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाने लगा। अयूब खान के शासनकाल के दौरान सेना ने अपने प्रभाव और शक्ति को और अधिक सुदृढ़ किया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में सेना की भूमिका बढ़ गई। इस प्रकार पाकिस्तान में सेना का उदय एक ऐसी प्रक्रिया थी जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुई और 1958 के तख्तापलट के साथ चरम पर पहुंची। यह सेना के राजनीतिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसने पाकिस्तान के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। जनरल याह्या खान ने 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली। उनके शासनकाल के दौरान पाकिस्तान राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजरा। याह्या खान के नेतृत्व में 1970 के ऐतिहासिक चुनाव हुए जो पाकिस्तान के पहले आम चुनाव थे। हालांकि चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने में असमर्थता और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के कारण 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत पाक युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान को भारी अपमान का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद याह्या खान को सत्ता छोड़नी पड़ी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली। जनरल जियाउल हक ने 1977 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और मार्शल लॉ लागू किया। जिया के शासनकाल में पाकिस्तान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। उन्होंने शरीयत कानूनों को लागू किया और पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। जियाउल हक के शासनकाल में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन को समर्थन देने की नीति अपनाई गई, जिससे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI को और अधिक शक्ति मिली। 1988 में एक विमान दुर्घटना में जनरल जिया की मृत्यु हो गई, जिससे पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ के शासनकाल में पाकिस्तान ने 9/11 के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश में कई आर्थिक और सामाजिक सुधार किए, लेकिन उनके शासनकाल में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए। 2007 में मुशर्रफ ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अंततः 2008 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार बनी। ये प्रमुख सैन्य शासनकाल पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए हैं और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। पाकिस्तान में लोकतंत्र पर सेना का गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव रहा है। सबसे पहले सेना ने कई बार लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर या कमजोर करके राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। इसके उदाहरण के तौर पर 1958, 1977 और 1999 में सैन्य तख्तापलटों को देखा जा सकता है, जब सेना ने सीधे सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जब भी लोकतांत्रिक सरकारें सत्ता में आईं, सेना ने उन पर दबाव बनाए रखा और उन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए मजबूर किया। स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका पर भी सेना का नियंत्रण रहा है। पाकिस्तान में मीडिया को नियंत्रित करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सेना ने कई बार सेंसरशिप लागू की है। पत्रकारों, ब्लॉगरों और अन्य मीडिया कर्मियों को धमकियां दी गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया ताकि वे सेना के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित न करें। इसी प्रकार न्यायपालिका पर भी सेना का प्रभाव रहा है, जिससे स्वतंत्र न्यायिक फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं। कई बार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दबाव में लेकर सेना ने अपने अनुसार फैसले कराए हैं। पाकिस्तान की सेना का अफगान युद्ध और तालिबान के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में चुना और मुजाहिदीन को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार और धन भेजा। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने मुजाहिदीन को प्रशिक्षण देने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान ने कई आतंकवादी संगठनों को भी
जन्म दिया और उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। तालिबान का उदय 1990 के दशक में हुआ जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देकर अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया जो पाकिस्तान के हितों को सुरक्षित रख सके। तालिबान को हथियार, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने में ISI की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान पर हमेशा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह आतंकवादी संगठनों के साथ सांठगांठ करता है और उन्हें रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए समर्थन देने के आरोप लगते हैं। 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद भी पाकिस्तान पर तालिबान और अल-कायदा के नेताओं को शरण देने का आरोप लगाया गया। इन सब तथ्यों के कारण पाकिस्तान की सेना पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका उपयोग अपने भौगोलिक और राजनीतिक हितों के लिए करने के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उसके लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका व्यापक प्रभाव देश की आर्थिक नीतियों पर भी है। रक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी ने देश के अन्य विकासात्मक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित धनराशि अक्सर कम कर दी जाती है ताकि सैन्य खर्चों को पूरा किया जा सके। सेना ने अपने व्यापारिक उद्यमों के माध्यम से भी आर्थिक शक्ति अर्जित की है। पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा संचालित कई व्यवसाय और उद्योग है, जैसे फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और नेशनल लॉजिस्टिक सेल। ये संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सेना के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। सेना के इन व्यावसायिक उद्यमों में बैंकिंग, निर्माण, कृषि और टेलीकॉम जैसे विविध क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा सैन्य नेतृत्व ने कई सरकारी नीतियों और परियोजनाओं को भी प्रभावित किया है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि बंदरगाह निर्माण और सड़क निर्माण में सेना का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेना के हित सुरक्षित रहें और उनका आर्थिक लाभ बना रहे। इन सब के चलते सेना का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है और यह आर्थिक संसाधनों का प्रमुख नियंत्रक बन गया है। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत को भी कम करती है, जिससे सेना का प्रभुत्व और भी मजबूत हो जाता है। पाकिस्तानी सेना की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका और चीन के साथ। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सैन्य संबंध कई दशकों से चले आ रहे हैं, जिसमें सैन्य सहायता, प्रशिक्षण और हथियार आपूर्ति शामिल है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के मुद्दे और पाकिस्तान की द्वंद्वात्मक नीति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिससे सैन्य सहायता में कमी आई है। दूसरी ओर चीन के साथ पाकिस्तान के सैन्य संबंध मजबूत होते गए हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है और दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भी इन संबंधों को और मजबूती प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती है। भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध विशेष रूप से जटिल और तनावपूर्ण है, जिसका प्रमुख कारण कश्मीर मुद्दा और सीमा विवाद है। पाकिस्तान की सेना कश्मीर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है और इसे भारत के खिलाफ अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करती है। कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद को समर्थन देने के आरोप भी पाकिस्तान की सेना पर लगते हैं। सीमा पर अक्सर होने वाले संघर्ष और संघर्ष विराम के उल्लंघन से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। पाकिस्तानी सेना का दृष्टिकोण यह है कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और इसे भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सेना भारत के साथ युद्ध की स्थिति में तैयार रहने और अपने रक्षा उपकरणों को उन्नत करने पर जोर देती है। इस प्रकार अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तानी सेना के संबंध और भारत के साथ सीमा विवाद व कश्मीर मुद्दे पर सेना का दृष्टिकोण देश की विदेश नीति और सामरिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है।